तेरी इबादत करते और अल्लाह से सिर्फ तेरे से मदद मांगते। गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है और आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर है। Never has one man scared the establishment, political parties as much as it is right now. You look at television, there is only one man which is featuring. जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी कांपे टांगनी शुरू हो जाती है। मेरा चैलेंज है तुम्हें, जो मर्जी कर लो, तुम शिकस्त खाओगे। इमरान खान वॉज लाइक अ नेशनल हीरो ऑफ पाकिस्तान, जो एक नया पाकिस्तान बनाने के मिशन पर निकले थे। और इस मिशन के स्टार्ट में तो करोड़ों लोगों ने उनका साथ भी दिया। सिर्फ नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इमरान खान को एक आइडियल लीडर की तरह देखा जा रहा था। ही वॉज लाइक द लास्ट होप ऑफ पाकिस्तान। एज वाइज तो वो काफी ज्यादा बूढ़े थे, लेकिन उनके इरादे बहुत ज्यादा जवान थे और इसी वजह से पाकिस्तानी यूथ उन पर अपनी जान भी देती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी टर्म के 5 साल भी कंप्लीट नहीं कर सके। उनकी अपनी पार्टी के मेंबर्स ने ही अचानक उनके खिलाफ आवाजें उठाई। जिस लीडर को लास्ट होप की तरह देखा जा रहा था, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में कैसे हार गया। ये सब कोई बैड लक थी या कोई सोची समझी साजिश, या फिर इस सब की वजह उनका नॉन एक्सपीरियंस होना था? इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। मैं जलसे करूंगा अगले हफ्ते से 14 मई तक मैं जलसे करूंगा। कुछ मुझे हुआ, सारी कौम को कह रहा हूं कि जनरल फैसल नसीर का नाम याद रख लो, ये जिम्मेदार होगा। किसी भी सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें सिक्के की दोनों साइड्स को देखना होता है। तो चलें सबसे पहले हम इसकी पॉजिटिव साइड को देखते हैं और देखते हैं कि अपने 3.5 साल की टर्म में इमरान खान ने कौन कौन सी अचीवमेंट्स हासिल की। सो टॉप ऑफ द लिस्ट है स्ट्रेटेजीज इन कोरोना पेंडेमिक। कोरोना वायरस तो आप सबको याद ही होगा, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी थी जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी बहुत बुरी तरह इसका शिकार हुआ था। उस वक्त सबसे पहले पाकिस्तान में भी कंप्लीट लॉकडाउन लग गया था पूरी दुनिया की तरह। लेकिन बहुत जल्द इमरान खान को यह एहसास हो गया था कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो डेली बेस पर रनिंग करते हैं। कंप्लीट लॉकडाउन में तो शायद वो लोग कोरोना से बच जाएंगे, लेकिन भूख से वो जरूर मरेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने इस सिचुएशन में स्मार्ट लॉकडाउन का डिसीजन लिया। In Pakistan, we made probably the best decision, very difficult decision. We decided not to have this sort of lockdown that was in Europe or that was in Wuhan in China. We decided to go for a smart lockdown. In other words, concentrate on hotspots and lock them down rather than a blanket lockdown. Because in my opinion, when you have high levels of poverty, when you have daily wages, people who have to earn to feed their families, and in our case, we had almost over half our workforce was informal. So if we put a lockdown on these people, there was more chance of people starving to death. कोरोना पेंडेमिक में जब इंडिया और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज की टेक्सटाइल मिल बंद हो रही थी, तो दूसरी कंट्रीज ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड करनी शुरू कर दी, जिससे पाकिस्तान की इंपोर्ट पर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। इनफैक्ट टेक्सटाइल एंड गारमेंट एक्सपोर्ट ने तो 15.4 बिलियन का न्यू रिकॉर्ड भी बनाया। सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स भी 47% तक इंक्रीज हुई और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स 25.3% तक ग्रो हुई। और ये डाटा सिर्फ 2020 से 2021 के फिस्कल ईयर का है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड-19 का पाकिस्तान पर इतना असर नहीं हुआ जितना यूरोपियन कंट्रीज में हुआ। सो इस सिचुएशन में स्मार्ट लॉकडाउन एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट डिसीजन था। एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि दुनिया में 7 कंट्रीज थी जिन्होंने बेस्ट स्ट्रेटेजीज बनाई, जिनमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता, और ये सब कुछ सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से ही हुआ। उसके बाद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हेल्थ कार्ड। 2016 में पीटीआई ने केपीके में सेहत कार्ड यानी हेल्थ कार्ड लॉन्च किया। इसमें उन लोगों को फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दी गई जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं ले सकते थे। तो जब
इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्ट हुए उसके बाद उन्होंने ये स्कीम पूरे पाकिस्तान में लॉन्च करने का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 450 बिलियन थी, जिसमें हर कार्ड होल्डर को तकरीबन 1 मिलियन रुपीज एनुअल ट्रीटमेंट की मद में प्रोवाइड किया गया। इमरान खान का कहना था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, लेकिन जब उन पर कोई बीमारी अटैक करती है तो उसके ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो लोग लोन्स लेते हैं और फिर लोन पे बैक ना करने की वजह से वो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था और हमने पूरी कोशिश की, हेल्थ कार्ड लेके आए हम। हेल्थ कार्ड का मतलब यह था कि सारे पाकिस्तान के खानदानों के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो 10 लाख रुपए की, कि किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सके। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि सारी रिसर्च बताती है कि जब भी एक खानदान जो गुर्बत की लकीर से ऊपर भी है, उसके ऊपर अगर एक बीमारी आती है और बड़ी बीमारी, तो उसके लिए कर्जे ले लेके वो गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाते हैं। उसके बाद अगली अचीवमेंट थी हाउसिंग स्कीम्स। इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही अपनी वोटिंग कैंपेन में इस बात को अनाउंस किया था कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो गरीब लोगों के लिए एक हाउसिंग स्कीम शुरू करेंगे, जिससे उनको अपना घर बहुत ही ज्यादा आसानी से मिल सकेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 15 जनवरी 2020 में न्यू पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी भी स्टैब्लिश की गई और उसने स्टार्टिंग में 7 बड़े सिटीज में हाउस कंस्ट्रक्शन भी शुरू की। इमरान खान ने बैंक्स को भी कन्विंस किया कि वो लोगों को इजी टर्म्स पर लोन इश्यू करें, जिसमें 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक के लोन दिए जाते थे। और इस काम के लिए कमर्शियल बैंक ने 378 बिलियन का बजट सेपरेट किया था ताकि वो इजी हाउसिंग लोन्स दे सके। मोर ओवर गवर्नमेंट ने भी 30 बिलियन की सब्सिडी को फिक्स किया। इस सारे प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के फिक्स टैक्स रिजीम को भी एक्सटेंड किया गया। इन सभी प्रोजेक्ट्स में बेशुमार न्यू जॉब्स भी प्रोवाइड की गई। ऑब्वियसली जब काम ज्यादा होगा तो वर्कर्स भी ज्यादा चाहिए होंगे, और ये वही माहौल था जब पाकिस्तान कोविड-19 से भी फाइट कर रहा था, जिसमें बहुत से लोगों के बिजनेस बंद हो चुके थे। ऐसे माहौल में न्यू जॉब्स प्रोवाइड करना अनडाउटली गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से घर जो है इनको मुकम्मल किया गया है। आपको आगाह करें कि इस मंसूबे के पहले मरहले में 1008 फ्लैट्स और 500 घर जो हैं वो शामिल हैं, जो मालिकाना हुकूक पर मेहनत कश तबके को अलॉट किए जा रहे हैं। और ऐसी और भी छोटी बड़ी अचीवमेंट्स इमरान खान के हाथ लगी, जैसे कि इमरान खान का कहना था कि वो किसी भी सूरत इंडिया को पाकिस्तान पर जुल्म नहीं करने देगा। अगर ऐसा हुआ तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो जब 27 फेब 2019 में इंडिया की तरफ से कुछ एयरक्राफ्ट की अनयूजुअल एक्टिविटीज पाकिस्तान में देखी गई, तो पाकिस्तान ने भी सेल्फ डिफेंस में अटैक किया और उनके 2 फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय किया। इनफैक्ट उनके एक पायलट अभिनंदन को भी अरेस्ट किया, जिस पर किसी किस्म का टॉर्चर तो नहीं किया गया। इनफैक्ट उसे फैंटास्टिक टीप लाकर वापस इंडिया भेज दिया गया, जिससे पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान की इमेज एक पीसफुल कंट्री की तरह प्रेजेंट हुई, जो कि पहले हाउस ऑफ टेरर समझा जाता था। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. लेकिन ये सब अचीवमेंट्स पाकिस्तानी इमाम पर इतना इंपैक्ट नहीं डाल सके कि वो इमरान खान को हमेशा के लिए अपना सेवियर समझे। चले हम बात करते हैं कि इमरान खान किस पॉइंट पर नाकाम हुए, जिस वजह से वो 5 साल की टर्म अपनी कंप्लीट नहीं कर सके। उनके डाउनफॉल की रीजन में सबसे टॉप पर है अकाउंटेबिलिटी। 2018 के इलेक्शंस में 2 बड़ी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और PPP यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इमरान खान को एक ही साथ इन दोनों का मुकाबला करना था। PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इमरान खान ये बोलकर अनवर्दी डिक्लेयर करते थे कि ये सिर्फ नेपोटिज्म है, क्योंकि PPP चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं और इनकी वालदा यानी कि उनकी मदर बेनजीर भुट्टो हैं और उनके ग्रैंडफादर जुल्फकार अली भुट्टो हैं, जो कि पहले से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इमरान खान का कहना है कि यहाँ कोई बादशाही सिस्टम नहीं चल रहा कि जिस पर सिर्फ एक फैमिली हमेशा रूल करे। वैसे भी बिलावल भुट्टो को एज अ प्राइम मिनिस्टर अभी कोई देखना भी नहीं चाहता। वजह यह है कि उनको भी इतना ज्यादा जिम्मेदार या इतना ज्यादा मैच्योर समझा नहीं जाता। बिलावल जरदारी का इसने कोई एक ऐसा, आपको नहीं पता इसने काम क्या किया। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, लेकिन जो आइंस्टाइन की जो रूह तड़प रही है ना, जिस चीज के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान गुजरा है, उसने कहा जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। फिर इमरान खान के लिए जो मेन कंपेटिटर पार्टी थी वो थी PMLN। 2017 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पर पनामा लीक्स की वजह से करप्शन केस किया गया। एक्चुअली वो ये प्रूफ नहीं कर पाया कि सऊदी अरब में एक स्टील मिल उनकी ओनरशिप में कैसे आई, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपनी पोस्ट से रिमूव कर दिया। कुछ ही अरसे बाद उनको 7 साल की जेल भी दे दी गई और तकरीबन $25 मिलियन का फाइन भी किया गया। इसके अलावा और भी केसेस थे जिनमें से कुछ प्रूव हुए और कुछ नहीं हुए। इन सब के पीछे PTI इमरान खान का ही हाथ था। इमरान खान कहते थे कि वो पाकिस्तान को करप्शन से पाक कर देंगे
देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम की बात तो वो अपने हर इंटरव्यू में किया करते थे और कहते थे कि इस क्राइम पर कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम को यह भी यकीन दिलाया कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो सभी करप्ट मिनिस्टर्स को जेल में डालेंगे, हर एक को अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान ने इस काम को जितना आसान सोचा ये उतना भी आसान नहीं था। जैसे ही इमरान खान ने करप्ट मिनिस्टर्स को टारगेट करना शुरू किया तो जवाब में उनकी तरफ भी सवाल उठने लगे। बस फिर करप्शन केसेस किसी भी रिजल्ट पर कभी नहीं पहुंच सके। फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि इमरान खान को ये एडमिट करना पड़ा कि उनकी हुकूमत अकाउंटेबिलिटी में फेल हो गई थी। उनका कहना था कि नैब ने उनका इस काम में साथ नहीं दिया और ना ही जुडिशरी ने, क्योंकि हर केस का सॉलिड एविडेंस होने के बावजूद भी सजाएं नहीं सुनाई गई। पूरा अकाउंटेबिलिटी के अलावा इमरान खान की गवर्नमेंट की फेलियर की एक और वजह थी, वो थी इकोनॉमी। इमरान खान पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने में भी ओवरऑल नाकाम ही रहे थे। उनका कहना था कि वो कभी IMF के पास लोन लेने नहीं जाएंगे क्योंकि उससे हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। और जब ये टाइम आया तो सबसे पहले इमरान खान ने सऊदीया, UAE और चाइना से लोन लिया ताकि उनको IMF के पास ना जाना पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत ज्यादा सेक्टर्स में टैक्स को भी बहुत ज्यादा कर दिया गया जिससे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया। पेट्रोल, आटा, चीनी, इवन मेडिसिन भी डे बाय डे महंगी होती जा रही थी। और फिर 2019 में जब लिए हुए लोन्स की इंस्टॉलमेंट को रीपे करने का टाइम आया तो इमरान खान को IMF के पास जाना ही पड़ा, मतलब कि लोन्स को रीपे करने के लिए मजीद लोन लेना पड़ा। जब लोगों ने इमरान खान से सवाल किया कि आपने बोला था कि ऐसा नहीं होगा तो फिर ये इन्फ्लेशन और लोन्स क्यों, इसके जवाब में इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी बात बोली जिस पर एक बहुत फेमस मीम बन गया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इनफैक्ट इमरान खान की गवर्नमेंट टर्म के दौरान पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू भी काफी ज्यादा डाउन गई, 30% से भी ज्यादा। यानी अगस्त 2018 में $1 123 रुपए के बराबर था तो दिसंबर 2021 में $1 तकरीबन 177 रुपीज के पास चला गया। जब लोगों को इस महंगाई का सामना करना पड़ा तो इमरान खान से उनका बिलीफ काफी ज्यादा कम हो गया। इवन कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि नवाज हुकूमत ने बेशक पैसा खाया लेकिन उनकी हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं थी, खाता है तो लगाता भी है। ये जुमला हर जुबान पर था। अब ये महंगाई ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से थी या जैसा इमरान खान के फॉलोअर्स कहते थे कि पाकिस्तानी माफिया ने पब्लिक को इमरान खान के खिलाफ करने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से महंगाई ज्यादा की थी, इसकी हकीकत कोई नहीं जानता। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि खान की गवर्नमेंट अब जा चुकी है लेकिन महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, बल्कि 177 रुपए से डॉलर अब 300 तक जा पहुंचा। लोन्स पर लोन्स लिए जा रहे हैं। खैर, अगला इशू था पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। सबसे बड़ा इशू ये था कि इमरान खान के पास इतना मार्जिन नहीं था कि वो हर चीज पर अमल कर सके, जिसकी वजह थी उनकी वीक मेजॉरिटी। जब आप पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होते तो आपको कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। वही कंप्रोमाइज कैबिनेट की डेवलपमेंट में भी नजर आया। नेशनल असेंबली में टोटल 342 सीट्स होती हैं जिनमें से विनर के पास कम से कम 172 सीट्स होना जरूरी है। और 2018 के इलेक्शंस में PMLN को 82 सीट्स मिली, PPP को 54 और PTI ने सिर्फ 149 सीट्स जीती। लेकिन फिर भी PTI को लाइक पासिंग मार्क्स के लिए 23 सीट्स की मजीद जरूरत थी। तो इमरान खान ने उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट पार्टीज को अपनी तरफ इनवाइट किया कि वो PTI को ज्वाइन करें, जिनके रिजल्ट में ऑलमोस्ट 178 सीट्स हो गई। ये नंबर सिर्फ पासिंग मार्क्स जितना ही था और इनको हासिल करने के लिए भी इमरान खान को दूसरी पार्टीज के साथ कंप्रोमाइजेस करने पड़े। और यही वजह थी कि सब कुछ इमरान खान के कंट्रोल में नहीं था। इवन के जो अथॉरिटीज उनके अंडर भी आई उन पर भी इमरान खान का कंप्लीट कंट्रोल नहीं था। इमरान खान को कोई भी न्यू स्टेप लेने के लिए सबके साथ कंप्रोमाइजेस करने पड़ते थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सके और आहिस्ता आहिस्ता उनके टीम मेंबर्स भी उनके खिलाफ होने लगे। हुआ कुछ यूं कि 8 मार्च 2022 को ऑपोजिशन ने मिलकर नो कॉन्फिडेंस मोशन की डिमांड की। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में होता है कि नेशनल असेंबली के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब वोट करते हैं कि प्रेजेंट PM को उनकी पोस्ट पर रहना चाहिए या नहीं। 18 मार्च 2022 में PTI के एक मेंबर राजा रियाद ने GN न्यूज से बात करते हुए बताया कि ऑलमोस्ट 24 मेंबर्स PTI को छोड़ने के लिए तैयार है और वोटिंग प्रोसेस में भी PTI के खिलाफ वोट देंगे। कितने MNA हैं? हम इधर 2 दर्जन के करीब लोग मौजूद हैं। 24 जी जनाब, जिनका ताल्लुक PTI से है। जिनका ताल्लुक PTI से है। 24 ये सभी मेंबर इस्लामाबाद के सिंध हाउस में बैठे थे। इस बात की खबर जब PTI के सपोर्टर्स को मिली तो वो सिंध हाउस के बाहर जमा हुए और उन्होंने बागी PTI मेंबर्स के खिलाफ नारे लगाए। इवन सिंध हाउस के गेट को भी तोड़ने की कोशिश की। कुछ सपोर्टर्स तो सिंध हाउस की दीवार से चढ़कर अंदर एंटर भी हो गए। कुछ ही दिन बाद PTI के एक और मेंबर रमेश कुमार ने बताया कि वो मेंबर जो PTI छोड़ना चाहते हैं वो अब 24 नहीं बल्कि 35 हो चुके हैं। रमेश कुमार कहते हैं कि PTI ने माइनॉरिटीज के लिए आज तक कोई भी काम नहीं किया, इसलिए वो PTI को छोड़ने पर मजबूर है। इमरान खान को बहुत अच्छे से पता था अगर इन 35 मेंबर्स ने PTI को वोट ना दिया तो उनकी गवर्नमेंट डिसमिस हो जाएगी। तो माहौल कुछ ऐसा था कि वोटिंग होने से पहले ही रिजल्ट सबके सामने था। सिर्फ इतना ही नहीं, 3 ऐसी पार्टीज जो वैसे तो इंडिपेंडेंट थी लेकिन PTI के साथ वो मर्ज हो चुकी थी, उनकी तरफ से इमरान खान को रेड सिग्नल मिला कि वो PTI को छोड़ना चाहते हैं। इन 3 पार्टीज में PMLQ, MQM और BAP यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी शामिल थी और इनकी टोटल सीट 17 यानी कि 17 थी। इमरान खान ने इन सबको अपनी पार्टी में वापस अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी ऑफर्स दी, लेकिन अब वो इस सब में नाकाम हो चुके थे।
थे, क्योंकि पॉलिटिक्स पाकिस्तान की हो या किसी और कंट्री की, एक चेस की गेम की तरह होती है जिसमें प्लेयर को जब तक असल चाल समझ आती है उसका दुश्मन अपनी चाल चल भी चुका होता है। हम या कोई भी किसी की इंटेंशन को नहीं जानता, लेकिन ये चीज कोई भी सेंसिबल इंसान समझ सकता है कि इमरान खान चाहे जितना ही फ्रेश और क्लियर विजन लेकर आए थे इस सिस्टम में, इस सिस्टम की गेम का शिकार वो हो चुके थे। अगला इशू था फॉरेन इन्वॉल्वमेंट थ्योरी। इमरान खान को जब कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वो कुछ फ्यूचर प्लान्स की वजह से रशिया गए थे, जिसकी वजह से अमेरिका को उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। इसलिए अमेरिका ऑपोजिशन के साथ मिलकर उनको प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटाना चाह रहा था और उन्होंने हटा दिया। लेकिन इस बात में कभी कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही, क्योंकि पीटीआई के जो बागी मेंबर थे उन सब ने एक सॉलिड रीजन दी जिसको इमरान खान साहब कभी एड्रेस ही नहीं कर पाए। और फिर 3 अप्रैल को जब नो कॉन्फिडेंस वोट स्टार्ट होना था तो उस दिन डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस मूवमेंट को ही डिसमिस कर दिया और ये बोला कि आर्टिकल 5 के हिसाब से हम इसको कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट हुई है। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। इसके बाद इमरान खान ने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को एडवाइस की कि वो सारी असेंबलीज को डिसॉल्व कर दे और प्रेसिडेंट ने ऐसा कर भी दिया। तो इसके बाद गेम का रियल ट्विस्ट सामने आया जो था एक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहां तक तो इमरान खान किसी ना किसी तरह अच्छे तरीके से खेल रहे थे। इमरान खान को लगता था बेशक नेशनल असेंबली के मेंबर्स उनके खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तानी लोकल पब्लिक अभी भी उनकी फेवर में ही वोट करेगी तो वो इलेक्शंस में जाकर दोबारा अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने खुद ही सो मोटो एक्शन लिया और 7 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच ने फैसला दिया कि नो कॉन्फिडेंस मोड को डिसमिस नहीं किया जा सकता। अब ऑपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि फ्रेश इलेक्शन फिलहाल बिल्कुल नहीं हो सकते और यह भी बताया कि नो कॉन्फिडेंस वोट 9 अप्रैल को ही होंगे। और जैसा कि आप सब लोग पहले से जानते थे तो उम्मीद के मुताबिक उस दिन इमरान खान नो कॉन्फिडेंस वोट में हार गए और उनकी ऑपोजिशन पार्टी पीएमएलएन के हक में 174 वोट्स कलेक्ट हुए, जो कि रिक्वायर्ड मेजोरिटी से भी 2 वोट ज्यादा थे। वेल यहां मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि इमरान खान पहले ऐसे पीएम बने जिनको नो कॉन्फिडेंस वोट की वजह से अपनी सीट को छोड़ना पड़ा। उसके बाद इमरान खान के खिलाफ बहुत से केसेस बने और उनमें से एक अलकादर ट्रस्ट केस भी था, जिसके लिए इमरान खान जब कोर्ट में अपनी बेल लेने गए तो उनको वहां पे रेंजर्स की तरफ से फोर्सफुली अरेस्ट किया गया और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में सिविल वॉर हुई। इमरान खान के सपोर्टर्स आर्मी के खिलाफ लड़ रहे थे और अब रिसेंटली 5 अगस्त को तोशाखाना केस में इमरान खान को फिर से अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इस दफा हैरानगी की बात यह है कि किसी भी किस्म का वायलेंस देखने को नहीं मिला, बल्कि इस दफा तो बहुत ही कम सपोर्टर्स ने बाहर निकल के प्रोटेस्ट किया। तो इस तरह इमरान खान की एटलीस्ट फर्स्ट टर्म खत्म हो चुकी है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि नेक्स्ट इलेक्शन में इमरान खान एक बार फिर बहुत बड़ा सुनामी लेकर आएगा। हर कोई अपनी गलतियों से सीखता है, तो इस 3.5 सालों में इमरान खान ने बहुत कुछ सीख लिया है और वो अब हर तरह से खुद को प्रिपेयर करके कमबैक लाजमी करेंगे।